हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो कर रहे थे लास्ट टॉपिक वो था हमारा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कैसे करते हैं वो मैंने आप लोगों को कॉपी पे ड्रॉ करके दिखाया था कलर्स से। अब हम उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले ये जो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड से डीएनए रेप्लिकेट करता है, ये सबसे पहले एस्कर्शिया कोलाई के अंदर पता चला था। और देखिए, आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाती हूँ नीट का, जो नीट के अंदर आया था। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है स्टूडेंट्स, इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। इट वाज शोन इन एस्कर्शिया कोलाई। देखिए इट वाज फर्स्ट लिखा हुआ, इट वाज फर्स्ट शोन इन एस्कर्शिया कोलाई लिखा हुआ है ना। यहीं से नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था एज इट इज, कि सबसे पहले किस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखी गई थी, तो वो था ई कोलाई। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हायर ऑर्गेनिजम्स में देखा था। कई स्टूडेंट्स ने इसमें गलती करी, सब कहते हैं, सबने कहा कि भाई ये तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो ऑप्शन में था इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, तो सबने उसमें बहुत बच्चों ने इन ऑल ऑर्गेनिजम्स कर दिया था। अरे पहली बार पूछा था, पहली बार किस ऑर्गेनिज्म में देखा गया था, वो ई कोलाई था। ओके, तो एनसीईआरटी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बिल्कुल लाइन को उठाते हैं। मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन वाला जो टॉपिक था उसके अंदर भी बताया था कि वहां से भी सिर्फ एनसीईआरटी से लाइन उठाते हैं और उसमें से पूछते हैं। तो जो टॉपिक एनसीईआरटी से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको एनसीईआरटी का पेज खोलकर दिखा रही हूँ। ये वाला जो टॉपिक एक्सपेरिमेंट है, ये भी एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं और रिपीट भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट मिसेल्सन का एंड स्टॉल। तो दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया ई कोलाई के ऊपर। उन्होंने क्या किया, ई कोलाई लिया, ठीक है, एस्कर्शिया कोलाई को अमोनियम क्लोराइड का मीडियम दिया। ओके, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन था ना, वो हैवी नाइट्रोजन था, N15 नाइट्रोजन था। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन, हम लोग ना जेनेटिक्स में या एक्सपेरिमेंट्स में आइसोटोप और रेडियो एक्टिव इतना वर्ड यूज करते हैं कि बच्चे ना इसको हैवी नाइट्रोजन की जगह रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन भी ऑप्शन में मिलता है तो उसको टिक कर देते हैं। ध्यान रखना, ये हैवी नाइट्रोजन है, नॉट रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, मैंने जो आपको नोट्स भेजे थे, हो सकता है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर ये जो N15 है ये रेडियो एक्टिव लिखा है। प्लीज एक बार आप उसको चेक करो। मेरे पास वो नोट्स अभी है नहीं, ठीक है, डिलीट करना पड़ता है मुझे, बार बार स्पेस ही नहीं होती है फोन में किसी भी चीज के लिए। और प्लीज वीडियो मुझसे दोबारा, आप लोगों ने तो नहीं मांगा, पर जो छोटी क्लासेस हैं वो बार बार वीडियो मांगते हैं, मेरे पास होती ही नहीं है वीडियो, हमें डिलीट करनी पड़ती है बेटा। ओके, इतने मैसेजेस हैं, सब कुछ है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि फोन कैसा हो गया है। आप लोगों के साथ भी सेम कहानी होगी, मुझे पता है। ठीक है, चलो, तो एक बार प्लीज इसको चेक करना। मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी कॉपी में इसको रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन लिखा है। ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये आपका हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, N15। ओके, अब देखो, इस एस्कर्शिया कोलाई को जब इस मीडियम के अंदर रखा गया, तो जब भी उसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो नाइट्रोजन की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो ये जो है N15, ये उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। उसके डीएनए के अंदर जहां भी नाइट्रोजन, डीएनए में नाइट्रोजन तो होगा ना, अमाइनो एसिड्स हैं यार, नाइट्रोजनस बेस है, हर जगह N है, तो वो N कहाँ से लेगा, अपना मीडियम से ही निकालेगा N। तो मीडियम के अंदर से एब्जॉर्ब करने के बाद उस एस्कर्शिया कोलाई के डीएनए के अंदर N15 नाइट्रोजन आ गया, हैवी है। अब ये हैवी और लाइट क्या होता है, ज्यादा हम केमिस्ट्री के अंदर नहीं जाएंगे, बस आप मैं सिंपल सा इतना बताऊंगी कि हैवी नाइट्रोजन जो होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालते हैं, उसको गोल गोल घुमाते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो जो आपका हैवी नाइट्रोजन है वो नीचे सेटल डाउन करता है, और जो लाइट नाइट्रोजन है N14, वो आपका ऊपर सेडिमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या किया, जब ये सारा का सारा उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके बाद इन सेल्स को वहां से निकाला गया और एक
जो नॉर्मल था, लाइट डेंसिटी वाला नाइट्रोजन का मीडियम था N14 वाला, ठीक है, उसके अंदर डाल दिया गया। अब यानी कि उस जो आपका एस्कर्शिया कोलाई था उसका हमने मीडियम को चेंज कर दिया, ठीक है। अब मीडियम को चेंज करने के बाद हमने अब इसको जब हम इसको नए मीडियम में लाए थे ना, उससे पहले हमने क्या किया था, जो पुराने मीडियम के जो कुछ ई कोलाई को निकाला, उसका डीएनए निकाला और उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला। और जब मशीन के अंदर डीएनए डाला तो उसके अंदर कोई ना कोई लिक्विड मीडियम तो डालना पड़ेगा ना, तो वो था सीजियम क्लोराइड। डेंसिटी ग्रेडियंट किया, सीजियम क्लोराइड के अंदर डीएनए को डाल दिया और बेटा गोल गोल घुमाया, सेंट्रीफ्यूगेशन की। उससे हमारा जो भी डीएनए था वो नीचे एक ही जगह पे, एक ही लाइन पे सेटल हो गया। यानी कि सारा का सारा डीएनए आपका N15 वाला डीएनए था और एक डेंसिटी ग्रेडियंट पे जाके वो सेटल हो गया। दिखाऊं आपको डायग्राम? देखो ये रहा वो डीएनए का डायग्राम। ये जो डीएनए है, 2 स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, प्लीज बुक को खोल लीजिएगा और उसमें से कीजिएगा। दोनों स्ट्रैंड्स जो है हैवी N15 से हैं, ठीक है। इनको हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया, मशीन टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, गोल गोल घुमाया, सेडिमेंटेशन हुई, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो इधर नीचे डिपॉजिट हो गए। ये N15 2 बार क्यों क्या है? क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स N15 के ही हैं, दिखाने के लिए बताया है। ओके, समझ में आई? उसके बाद क्या किया हमने, इस डीएनए के मॉलिक्यूल को, N15 वाले को, अब हमने उस ई कोलाई की कॉलोनी को बाहर निकाला, दूसरे मीडियम में डाला। और दूसरे मीडियम में क्या था? न्यूट्रिशन मीडियम, जो आपका N14 वाला था। यानी कि अब जब अगर डीएनए रेप्लिकेशन हुई तो जो अमाइनो एसिड्स के लिए नाइट्रोजन चाहिएगा वो नाइट्रोजन N14 वाला होगा। सिंपल है ना बात? तो अब देखो यहाँ पर वो वाला डायग्राम देखो, अब ये वाला रेड दिख गया, ये तो था यहाँ से आया हुआ एक पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये ग्रीन वाला न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, जो नया डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि रेप्लिकेशन से। तो वो कैसा होगा? N14 वाला हो। ग्रीन वाला N14 है और रेड वाला जो है वो N15 है। अब देखो 50% इसमें हैवी डेंसिटी वाले हैं और 50% कैसे हैं स्ट्रैंड्स आपके, कैसे हैं? लाइट डेंसिटी वाले हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि एक जगह पे, यहाँ पर बीच में आपका ये सेटल हो गया, डीएनए का मॉलिक्यूल थोड़ा सा ऊपर आ गया ना। ये देखो ये बिल्कुल नीचे था, अब ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। इसके अंदर यहाँ पे देखो N14 भी लिखा है और N15 भी लिखा है। इसका मतलब कि एक डीएनए स्ट्रैंड में एक N14 का है और एक N15 का है। और ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कितने मिनट लगे थे? 20 मिनट। ठीक है, अब 20 मिनट हो गए, हमें जनरेशन 1 मिल गई, एक और जनरेशन मिल गई। उसके बाद हमने 20 मिनट और इंतजार किया, यानी कि कितने हो गए टोटल मिनट? 40 मिनट। आप कहोगे मैडम क्या मिनटों का भी हिसाब किताब समझा रही हैं? ये मिनटों का हिसाब किताब समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी पूछूंगी मैं आपको। ठीक है, 20 + 20 40, यानी कि 40 मिनट में अब दूसरी रेप्लिकेशन हो गई। अब देखो डीएनए के कलर कोड्स को याद रखो। अगर आप इस बुक को ना ऐसे रख लोगे ना समझते वक्त, तो और आसानी होगी। देखो आपको हो गई ना। अब ये पेरेंटल डीएनए था भाई, अब इस पेरेंटल डीएनए में देखो ये जो रेड वाला स्ट्रैंड था ये वो है, ओके, और ये जो ग्रीन वाला स्ट्रैंड था ये आपका यहाँ है, ये पेरेंटल है। और इस रेड वाले के साथ में नया जो बनेगा स्ट्रैंड, उसके अंदर N14 होगा। N14 के लिए हमने ग्रीन कलर का रखा है, तो यहाँ पर आ गया ये ग्रीन कलर का नया स्ट्रैंड। और ये जो एक स्ट्रैंड था, ये एक स्ट्रैंड आपका यहाँ से पेरेंटल आया था ग्रीन, और दूसरा ग्रीन N14 वाला नया सिंथेसाइज हो गया। समझ में आई बात? हो गया ना। उसी तरीके से इस स्ट्रैंड का भी इस तरीके से ये 2 बन गए, इस स्ट्रैंड से ये 2 नए स्ट्रैंड्स बन गए डीएनए के मॉलिक्यूल। 2 डीएनए के मॉलिक्यूल थे, अब 4 डीएनए के मॉलिक्यूल बन गए। अब इन 4 में से देखो बेटा, ये वाला तो सीधा प्योर, दोनों स्ट्रैंड N14 के, ये दोनों N14 के, और ये दोनों मिक्स्ड है ना? है या नहीं? तो अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में देखें तो कैसे होगा? यहाँ पर ये वाला, इसमें यहीं पे
यहाँ था ना N14 और 15, देखो लेवल ये यहीं पर है, लेकिन ये जो दो प्योर थे ना, ये तो लाइट थे, तो ये इससे ऊपर डिपॉजिट हो गए। आई मेरी बात समझ में? डायग्राम देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि कलर से आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने इसके अंदर कैसे पता चलाया कि भाई सेमी कंजर्वेटिव हो रहा है, इस डायग्राम से, इस ये जो सेंट्रीफ्यूगल था इससे इसको पता चला कि भाई 50% तो आपका पेरेंटल आ ही रहा है, आ रहा है ना। अब ये वाला, इसके बाद अगर आपसे आपको ये पूछे कि आफ्टर 60 मिनट्स, यानी कि 40 मिनट तो यहाँ हो गया, 60 मिनट कहाँ होगा, 20 मिनट और प्लस कर दो तो यहाँ पर क्या होगा, 60 मिनट्स हो जाएंगे, होंगे या नहीं। अब 60 मिनट्स के बाद जो डीएनए की ये जो स्ट्रैंड्स हैं, उसका अगर आपको कोई डायग्राम पूछे तो कैसे बनेगा, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? ये आपके 4 डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, घबराना मत। देखो यहाँ पर भी तो मेरे 4 स्ट्रैंड्स हैं, 1 2 3 4, 4 डीएनए के मॉलिक्यूल है ना। 4 डीएनए के मॉलिक्यूल को वो ये कह रहा है कि अगर आप रेप्लिकेट कर दो तो जो 8 मॉलिक्यूल बनेंगे वो टेस्ट ट्यूब में आप उन्हें कैसे दिखाएंगे। कर सकते हो मेरे ख्याल से, नहीं कर सकते तो मैं करवाऊंगी, लेकिन प्लीज़ अपने दिमाग को घोड़े दौड़ाओ, थोड़ा सा दिमाग को शार्प करो और प्लीज़ मुझे इसका आंसर दो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है नीट के अंदर, 20 वाले मिनट पे भी पूछा हुआ, तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप इस डायग्राम को अगर ऐसे जैसे टिल्ट करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब यहाँ पे खड़ी दिखाई देगी आपको। ऐसे में तो ना प्रॉब्लम आ रही थी, समझ में नहीं आता कि ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है क्या है। ओके, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद हम डीएनए रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंट, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, कैसे होती है, उसकी वीडियो मैं आपको बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज़ इसको कीजिए कंटिन्यू। मैं आप लोगों को आगे जो रिटर्न वर्क है वो भी, ये वीडियो देखिए, आपने रिटर्न वर्क कर लिया है यहाँ तक, और मैं अब आपको संडे को या सैटरडे को आपको कल आपको ट्रांसक्रिप्शन का भी रिटर्न मटेरियल दूंगी। लिखने का काम फटाफट सभी करते रहिएगा, और वीडियो से मैं आपको समझा रही हूँ। जूम क्लासेस का टाइम जो है वो अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है मेरा। मेरी प्रिंसिपल सर से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा टाइम के लिए कहा है, कि उन्होंने ये कहा था कि आप वीडियो से ही अभी फ़िलहाल पढ़ाइए, टाइम स्लॉट नहीं हो पा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरी भी क्लासेस हैं, क्लैश हो रही है कहीं कहीं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो मैं आपको इन बिटवीन वीडियो ही बनाकर भेज रही हूँ, जैसे डिसाइड होता है वो बताते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।